अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करना है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसमें सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, इसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसमें दो इन्फ्लेमेटरी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले कौन कौन सी होती है, क्रोन होती है और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिंपल से क्या होता है, हमारे पास कोलोन और रेक्टम है ना, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे पास पार्ट है जीआईटी का। उसके अंदर क्या हो जाती है, बेसिकली उसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसल लेयर के अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ एग्जैस्पिरेशन हो सकती है, यानी कि वहाँ पे सोर्स डेवलपमेंट हो सकती है। अब इसमें हमारे पास मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या होगा, डायरिया हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, पस हो सकता है, ब्लड हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पेन कहाँ पे होगी, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पैलर स्किन हो जाएगी, अनीमिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, हमारे पास वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो स्टूल का बैसेज हो सकता है वो 6 से ज़्यादा टाइम भी हो सकते हैं ईच डे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हाइपरअल्बुमिनीमिया हो सकती है, यानी कि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो सकता है। ये हमारे पास सब कुछ ये सारा कुछ पेशेंट के अंदर शो हो सकता है, ये सिम्टम्स हो सकती हैं। अब इसकी इन्फ्लेमेशन की बात की जाए पैथोफिजियोलॉजी की, तो सिंपल से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ये एडीमा वगैरह हो सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा लेयर फॉर्मेशन हो सकती है, हमारे पास जो बोवल पैसेज हो सकते हैं वो नैरो हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा असेसमेंट में बात कीजिए, एक्सरे हो सकता है। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं हम, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई वगैरह हो सकता है पेशेंट का, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो सकती है। इसके अलावा हम एंटी न्यूट्रोफिल हो सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। 3-4 याद कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएंगे इसके लिए भी। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल से गैलो कोलोन हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे, और ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्शन हो सकती है, यानी कि जो बोन का मैस हो सकता है ना वो कम हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्रैक्चर्स की जो रिस्क हो सकती है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्रोन डिसीज़ है, क्रोन में बेसिकली सिंपल सा ये होता है, हमारे पास कौन सी इसमें जीआईटी के मतलब वो पहले तो उसमें स्पेसिफिक जीआईटी के पार्ट से एनल और रेक्टम और साथ कलोन, लेकिन इसमें जीआईटी के किसी भी पार्ट में वो हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। ठीक है, और ये नहीं कि वहाँ था सिर्फ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर थी, नहीं, इसमें कोई भी लेयर है हमारे पास, किसी भी लेयर की इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब सिंपल से इसमें क्या हो गया, मैनिफेस्टेशन होगी, इसमें डायरिया हो सकता है, पेशेंट को स्कार्स फॉर्मेशन हो सकती है, ग्रेनुलोमस हो सकता है, हमारे पास एब्डोमिनल पेन हो सकती है, स्किन लाइन हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास टेंडरनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकती है, न्यूट्रिशन हो सकती है, अनीमिया वगैरह हो सकती है, सब कुछ सेम ही है, एब्डोमिनल पेन, सिनोसिस वगैरह। अब हमारे पास आ जाती है असेसमेंट। इसमें हमने क्या करवानी होती है, जो क्रोन डिजीज़ होती है उसमें हमने एक ही साइन करवाना होता है, वो है स्टिंग साइन। एक टेस्ट होता है जो हमें ये बताता है कि इंटेस्टाइन के सेगमेंट्स में कहाँ पे कौन स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहाँ पे कहाँ कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्ट। ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह करवाएंगे, सीबीसी वगैरह करवाएंगे हम लोग। कॉम्प्लिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, ये सब कुछ हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, यानी कि ये हमारी जो कंडीशन होती है उसको स्वर करवा सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से हमने क्या करना होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देनी होती है, एंटीबायोटिक्स देनी होती है पेशेंट को, जो कि पेन भी है तो हमने एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करने हैं, ये सब कुछ हम देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से एलिमिनेशन पैटर्न को इम्प्रूव करवाना होता है, पेशेंट को पेन से रिलीव करवाना होता है, उसको फूड इनटेक को मॉनिटर करना होता है, हमने इसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करवाना होता है, उसका रेस्ट को प्रमोट करवाना होता है, फिर इसकी एनजाइटी को कम करना होता है। इसके अलावा हमने कॉपिंग मेजर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा करना होता है, स्किन ब्रेकडाउन को भी प्रिवेंट करना होता है। अब यहाँ पे मेजर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आता हुआ है ना, वो क्रोन और अल्सरेटिव डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस बताएं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो आप एक तो पीछे हमने सारा डिस्कस किया, आप वही कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। एनोरेक्टल एब्सेस है, इसमें सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास एनस और रेक्टम है ना, जो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है। अब पस फॉर्मेशन क्यों होगी हमारे पास, बेसिकली अब हमारा इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वाइट ब्लड सेल वहाँ अटैक करते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास वहाँ पे पस फॉर्मेशन होती है। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, अगर क्रोन डिसऑर्डर का पेशेंट है उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है, यानी कि एड्स वगैरह जिसका जो इम्यून सिस्टम होता है वीक होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकता है, इसके अलावा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एनल फीवर, ये सब कुछ हो सकता है रिस्क फैक्टर में, ये सब कोजेज़ हो सकती हैं इसको
प्रोड्यूस करवाने में। अब इसके अलावा हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट्स कौन सी सबसे कॉमन साइट होती है, बेसिकली रेक्टम होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत सिंपल सा क्या हो सकता है, वहाँ पे इचिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, प्री एनल एडिमा हो सकता है, हमारे पास एब्डोमिनल फीकल डिस्चार्ज हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास फिस्टूला फॉर्मेशन होती है। अब फिस्टूला बेसिकली क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फीकल इनकॉन्टीनेंस हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, एनल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, फीकल इनकॉन्टीनेंस हो सकता है। असेसमेंट में मैं बात करूँगी सिंपल सी, हमने हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट एग्जामिनेशन करवाना होता है, पैल्पेशन करवानी होती है, सीटी स्कैन वगैरह करवाना होता है। ऑब्स्ट्रक्शन पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें सिंपल सा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया इन्वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, एब्सेस फॉर्मेशन होगी, और वो जो पस फॉर्मेशन होगी तो वो हमारे पास सराउंडिंग टिश्यू में जाकर फैलना शुरू हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ देखा जाए तो हमारे पास सेम ही है जो हमने पहले करवाई हुई है। अच्छा, एनल फिस्टूला और एनल फिशर। अब फिस्टूला क्या होता है, बेसिकली इसमें ना हमारे पास क्या होता है, एक पाथ बन जाता है, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के दरमियान। एनल में क्या होता है, एनल फिस्टूला में सिंपल सा क्या होता है, एनल और जो सराउंडिंग इर्द गिर्द के एरियाज होते हैं ना, उसके दरमियान एक ट्रैक बन जाता है। अब रिस्क फैक्टर में सिंपल से क्या होता है, फीवर हो सकता है, क्रोन डिसीज़ हो सकती है, हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, एनोरेक्टल एब्सेस हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, ये सारा कुछ आपने देख लीजिए। ओबेसिटी, डायबिटीज़ वो ही सेम ही लिखे हुए हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, ड्रेनेज, स्वेलिंग, स्किन इरिटेशन, फीवर, फीकल लीकेज, एब्सेस फॉर्मेशन, पेनफुल बोवल मूवमेंट हो गया, पैसेज ऑफ फ्लैटस हो सकता है। असेसमेंट में सिंपल से हिस्ट्री टेक करनी होती है, आपने एग्जामिन करना होता है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा हमने इसकी प्रॉब्लम वगैरह करनी होती है, एमआरआई वगैरह करवाना होता है। कॉम्प्लिकेशन में पेन, इन्फेक्शन, फिस्टूला फॉर्मेशन, एनास्टीनोसिस एंड रिकरेंस। अब यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है पैथोफिजियोलॉजी की। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, देखें, अगर कोई भी ट्रॉमा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह ट्रॉमा बेसिकली यानी कि कोई इंजरी होगी, उसकी वजह से होगी, वो जो वहाँ के टिश्यू होंगे वो डैमेज होंगे। अब वो टिश्यू जब डैमेज होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनल की जो मिकोसा होगी वो भी डैमेज होगी ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पेन होगी, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। और जो एनल स्फिंटर होता है, उसके जो मसल्स होंगे वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पे फिर क्या होगा लेकिन अगर तो हम लोग इसको अनट्रीट छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, क्रोनिक में चला जाएगा और हमारे पास फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रीट कर लेंगे, तो हमारे हम हीलिंग की तरफ चले जाएंगे। मेडिकल सर्जिकल में सिंपल से क्या होगी, फिस्टुलेक्टमी हो जाएंगी, यानी कि हम इसको सर्जिकल प्रोसीजर से हम रिमूव कर दें। वाउंड वगैरह जो होते हैं उसको हम लोग गैस के साथ पैक कर दें, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे। अब हमारे पास आता है एनल फिजर। एनल फिजर सिंपल सा यहाँ पे ये होता है, जो एनल कैनाल होती है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर होल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, टीयर्स डेवलप या कह लें होल डेवलप होती हैं, अल्सरेशन हो सकती है वहाँ पे। इसके रिस्क फैक्टर में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हार्ट स्टूल, चाइल्ड बर्थ, एनल ट्रॉमा, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़, एनोरेक्टल सर्जरी, ठीक है, एनल स्पैज़म, ये सब कुछ आएगा। हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल से क्या होगा, बर्निंग, पेन, इसके अलावा रेड ब्लड, ठीक है, इसके अलावा यानी कि स्टूल के साथ ब्लड भी आएगा, इचिंग वगैरह हो सकती है। हमारे पास स्किन जो होती है एनएस की, जब वो भी वहाँ टीयर फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ की, यानी कि वो स्किन डैमेज हो जाती है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा फीकल लीकेज हो सकता है। असेसमेंट में हिस्ट्री टेक, एग्जामिनेशन, एनोस्कोपी करवानी है, हमने पेन असेसमेंट करवानी होती है। अभी सेम इसकी भी वही है पैथोफिजियोलॉजी की। क्या होगा भाई, किसी भी ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, वहाँ पर टीयर फॉर्मेशन होगी, टीयर फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास पेन वगैरह होगी और जो स्फिंक्टर के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसको हील कर लेंगे तो अगर हम मेडिकेशन वगैरह या ट्रीट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज ये क्रोनिक हो जाएगा और हमें कॉम्प्लिकेशन शो हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल से ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन हो सकता है, फिस्टूला फॉर्मेशन हो सकती है, एनल स्टेनोसिस हो सकता है, रिकरेंट फिस्टूला हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। मेडिकल में सर्जिकल में आप सिंपल से ये कलसिट्स बात प्रोवाइड करना है, उसमें पेशेंट को बिठा के ना थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ नहलाते हैं। इसके अलावा एनल डायलेशन के लिए हमने एनेस्थीसिया वगैरह देना होता है, एनल डायलेशन के लिए हम एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें जो इसकी डाइट होती है ना उसको मॉडिफाई करना होता है। ये इसकी मैनेजमेंट में वही सेम ही लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, उसकी बॉल प्रिपरेशन करनी है, इसके अलावा स्किन का प्रिपरेशन करना है, इसकी मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, पेन मैनेजमेंट देनी है, ठीक है। इसके अलावा वाउंड केयर देनी है, डाइटरी मैनेजमेंट करनी है, फूड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना है, ये सब कुछ सेम ही है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है पेनक्रियास के डिसऑर्डर्स। अच्छा बच्चों, अब पेनक्रियासाइटिस सिंपल से आइटिस आ गया तो इसका मतलब पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन दो टाइप्स की, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें ड्यूरेशन जो होता है वो कुछ डेज तक चलता है और सडन इन्फ्लेमेशन होती है। अब अक्यूट की ना आगे टाइप्स आ जाती हैं, दो टाइप्स होती है, इंटरस्टिशियल एडेमेटिशियस पेनक्रियाटिस और नेक्रोटाइजिंग। अच्छा, इंटरस्टिशियल एडिमेटियस में सिंपल से यहाँ पे ये होता है, नेक्रोसिस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो ग्लैंड होता है ना वो इनलार्ज हो जाता है। और जिसकी वो क्यों इनलार्ज होता है, बेसिकली अडीमा की वजह से। अडीमा हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है। सिंपल से क्या होगा, इसके नेम से रिप्रेजेंट है इंटरस्टिशियल एडिमेटिशियस हमारे पास पेनक्रियाटिस, यानी कि हमारे पास क्या नेक्रोसिस नहीं होगी, लेकिन जो ग्लैंड होगा वो इनलार्ज होगा अडीमा की वजह से। नेक्रोटाइजिंग में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं ग्लैंड्स के वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इंजाइम जो होते हैं वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे पास, और जो इंजाइम होते हैं वही इंजाइम हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, ब्लीडिंग वगैरह भी करवाते हैं, थ्रोम्बोसिस वगैरह भी करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल से क्या होगा, हमारे पास वहाँ सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं, पल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो सकती है, हाइपोक्सिया हो सकती है, शोक हो सकता है। हाइपोक्सिया बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है। सिवर हमारे पास मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या होता है, पेन होगी, एपिक पेनक्रियासाइट जहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगी, इसके साथ साथ ना हमारे पास मिड एपिगैस्ट्रियम में पेन हो सकती है, हमारे पास टेंडरनेस हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होती है वो भी कम हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, जॉन्डिस, ये सब कुछ वही है। असेसमेंट वही हमने सीरम अमाइलेज का टेस्ट करवाने थे, लाइपेज का टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि बेसिकली पेनक्रियाज इंजाइम को बनाना होता है जिन्हें डाइजेशन करवानी होती है, तो इसकी वजह से हम ये टेस्ट करवाते हैं। हम लोग एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई वगैरह करवाते हैं पेशेंट से। रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, गॉलस्टोन हो सकती है, अल्कोहलिक कंजप्शन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, ट्रोमा वगैरह, मेडिकेशन, ट्राइग्लिसराइड्स, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, पेनक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से हमने क्या करना होता है, पेशेंट जो पेनक्रियास को, जो ऐसी ड्रग्स जो पेनक्रियास को इनहिबिट करती हैं हमने वो वाली यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने इंटरनल फीडिंग देनी है, इंटरनल फीडिंग यानी कि आईवी वगैरह से देनी है, ओरल नहीं देंगे। इसके अलावा पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, जो गैस्ट्रिक सक्शनिंग वगैरह करवानी है, पीपीआई वगैरह देने हैं। इसके लिए पेन को मैनेज करना होता है, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करनी होती है, रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड करनी होती है, ये बिलियरी ड्रेन करना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट सेम ही है। क्रोनिक पेनक्राइटिस में क्या होता है, हमारे पास प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसकी, पेनक्रियास की। अब यहाँ पे कॉजेज़ क्या होगा, अल्कोहलिक कंजप्शन, स्मोकिंग। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल से क्या होगा, अच्छा पैथोफिजियोलॉजी वही करनी है जो मैंने अभी तक इतनी बता दी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल से क्या होगा, हमारे पास एब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग हो गया, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मेलअब्सॉर्प्शन, स्टीरोटीरिया। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं। एमआरआई करवाएंगे पेशेंट की, सीटी स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का। मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सिंपल से क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। और हमारे पास एब्डोमिनल पेन के लिए हम लोगों ने पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है पेनक्रियाटिक सिस्ट या अब्सेस या सीडोसिस्ट। अब बच्चे इसमें ना बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तीनों वैसे होती एक ही चीज़ है। अब जो पेनक्रियाटिक सिस्ट में ना हमारे पास सैक लाइक पॉकेट बनती है, उसके अंदर फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है। लेकिन जो पेनक्रियाटिक सीडोसिस्ट होता है ना, इसमें सैक्स नहीं बनते, थैलियाँ नहीं बनती है, सिंपल सा ही फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। अब जो तीसरा आ जाता है हमारे पास पेनक्राइटिस, यहाँ पे एक एरिया पेनक्रियास के अंदर कोई सा भी एरिया, वहाँ पे फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सीडोसिस्ट के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, अमाइलेज ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है पेनक्रियाटिक सिस्ट और सीडोसिस में एक ही डिफरेंस कॉमन है कि क्या होगा, बेसिकली जो पेनक्रियाटिक सिस्ट होता है उसमें सैक लाइक पॉकेट बनेगी, उसके अंदर फ्लूइड की कलेक्शन होगी। और पेनक्रियाटिक सीडोसिस में ये पॉकेट नहीं बनेगी, लेकिन इसके हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फूड की कलेक्शन होगी। आगे हमारे पास रिस्क फैक्टर सिंपल से एक्यूट पेनक्रियाटिस हो सकती है, क्रोनिक पेनक्रियाटिस हो सकती है, एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकती है, पेनक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अल्कोहलिज्म हो सकती है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या करना होता है, इन्फेक्शन, हेमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, पेनक्रियाटिस, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ होता है।
पेनक्रियाटिक कैंसर में सिंपल सा क्या होता है, पेनक्रियास के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, abnormal ग्रोथ होती है, इसी को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक कैंसर। इस फैक्टर वही स्मोकिंग एंड केमिकल से एक्सपोजर, डाइट, डायबिटीज़, क्रोनिक पेनक्रियाटिस, हेरेडिटरी पेनक्रियाटिस। साइन में वही हमारे पास पेन, जॉन्डिस, वेट लॉस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं लीवर की डिसऑर्डर्स। अब लीवर की डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आती है लीवर अब्सेस। लीवर अब्सेस में सिंपल सा क्या होता है, लीवर के अंदर हमारे पास किसी भी इंजरी की वजह से क्या होता है, पस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सिंपल से ये होता है, पस फिल्ड मैस इन द लीवर दैट कैन बी डेवलप फ्रॉम इंजरी टू द लीवर और एन इंट्रा abdominal इन्फेक्शन डिसेमिनेटेड फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक अमोबिक लीवर अब्सेस होता है, एक पायोजेनिक। अमोबिक में कहते हैं हमारे पास एंटा अमोबा हिस्टोलिटिकल, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा वहाँ पे पस फॉर्मेशन होती है। और सेकंड हमारे पास होता है पायोजेनिक। पायोजेनिक में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास पस की वजह से हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो भी इसमें पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है। लेकिन अमोबिक लीवर अब्सेस में सिंपल सा क्या होता है, एंटा अमोबा हिस्टोलिटिका की वजह से ही इन्फेक्शन होता है। अब ये ज़्यादातर क्यों कोज होती है इसकी, बेसिकली पुअर सैनिटेशन की वजह से या हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन होता है हमारे पास। पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल से हमने ये कर लें आप कि हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, इन्फेक्शन के बदले में हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो होते हैं वो इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं और उसको वहाँ जो किलिंग वगैरह इनका काम होता है उसको किल करते हैं, वहाँ पे क्या होती है, प्लस फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे भी सेम वही लिखी हुई है कि क्या होता है, हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, हमारे पास एक्टिवेट होने की वजह उसने टॉक्सिन वगैरह को रिलीज़ करवाया, जिसने क्या किया, इन बैक्टीरिया सेल्स को किल करना शुरू कर दिया। अब जब किल करना तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ एब्सेस फॉर्मेशन होगी और उसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होगा, लिकोसाइड्स होते हैं वो उस जगह मूव करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे क्या होती है, वही के एब्सेस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन वगैरह क्रॉस करवाते हैं। मैनिफेस्टेशन सिंपल से क्या होता है, फीवर, चिल्स, मेल्सी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस। कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस, एम्फीसीमा, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस, यही सारा कुछ आप प्लूरल इफ्यूजन, फिस्टुला फॉर्मेशन, अब्सेस, रीअकरेंस। नर्सिंग मैनेजमेंट सिंपल से कि ड्रेनेज करनी होती है, कि वो जो फ्लूइड होता है ना उसको रिमूव करना होता है, ठीक है, वो ड्रेनेज से हम रिमूव करते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या करना होता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमने यूज़ करनी होती है उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। वाइटल साइन को मॉनिटर करना होता है, आईवी एंटीबायोटिक्स देनी होती है पेशेंट को। अब कैंसर ऑफ द लीवर में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो लीवर के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है लीवर के अंदर। अब ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है। अब बिनाइन कहते हैं कि वो एक ही जगह पे प्रेजेंट रहे, लेकिन मैलिग्नेंट होता है वो हमारे पास सराउंडिंग के टिश्यू में प्रोपागेट करता है। रिस्क फैक्टर में सिरोसिस हो सकता है, हमारे पास HBV से इन्फेक्शन हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल यूज़ हो सकता है। लीवर की मेटास्टेसिस के साइड्स बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं, रीजनल लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, एड्रीनल हो सकता है, इसके अलावा बोन्स हो सकती हैं, किडनीज हो सकती है, हार्ट, यानी कि जितने भी एब्डोमेन के ऑर्गन है ना कोई भी हो सकता है, सब में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा पेन होता है, वेट लॉस होता है, हमारे पास लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होती है, एनोरेक्सिया होता है, एनीमिया होता है, लीवर होता है, जॉन्डिस होता है, साइटिस होता है। फिर असेसमेंट में लिकोसाइटोसिस वगैरह करवाने होते हैं, ठीक है, CBC करवानी होती है बेसिक, ठीक है। इसके लिए CT स्कैन वगैरह करवाना होता है, हमने लेप्रोस्कोपी करवानी होती है, फाइन नीडल बायोप्सी करवानी होती है। इस हमने इसकी कैंसर की डिस्कस कर ली, पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी वही कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास हेपेटिक सिरोसिस। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लीवर सिरोसिस या हेपेटिक सिरोसिस में ना हमारे पास जो लीवर के नॉर्मल अपने टिश्यूज़ होंगे वो फिब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने टिश्यू की रिप्लेसमेंट होगी किससे, फाइब्रोसिस की वजह से, फाइब्रोसिस में, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इसकी टाइप्स क्या हो, टाइप्स की बात करूँ तो अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, नेक्रोटिक सिरोसिस होता है और बिलियरी सिरोसिस। अल्कोहलिक के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो स्कार फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो फाइब्रोसिस टिश्यू होते हैं ना वो कहाँ पे बनते हैं, जो पोर्टल एरिया होता है, यानी कि जो सर्कुलेशन वाला एरिया होता है वहाँ पे हमारे पास ये स्कार फॉर्मेशन होती है।
अब ये क्यों बेसिकली होता है, अल्कोहल की वजह से होते ही, ठीक है, अल्कोहल की वजह से ज़्यादातर ये होता है। और साथ साथ सबसे कॉमन टाइप यही होती है। दूसरा हमारे पास आती है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्यों होती है, हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर होती है, हेपेटिक इन्फेक्शन की वजह से। अब बिलियरी सिरोसिस में हमारे पास जो बाइल डक्ट होती है उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होती है, और ये ज़्यादातर हमारे पास क्यों होती है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इनके इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब लीवर सिरोसिस की क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लार्ज लीवर हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, इंटरमीडिएट मिल्ड फीवर हो सकता है, हमारे पास वेगस डाइजेशन हो सकती है, साइटिस हो सकती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर हो सकता है, पिटेक्सिस हो सकता है। कोई सी भी इसमें से कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपल से इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, वो ये है कि क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, नेक्रोसिस वगैरह होगी, फाइब्रोसिस होगी लीवर की सेल्स की। वो लीवर के सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, और हमारे पास लीवर का जो स्ट्रक्चर होगा वो डैमेज हो जाएगा। स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो लीवर का फंक्शन भी डैमेज होगा। आगे हमारे पास आती है कॉजेज ऑफ लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक अब्यूज़, हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर्स, इसके ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। रिस्क फैक्टर में सिंपल से अल्कोहलिक कंजप्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट में सिंपल से अल्ब्यूमिन के लेवल जो होते हैं वो कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबिन के लेवल ज़्यादा हो जाता है। हमने ALT AST GGT के टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पोर्टल हाइपरटेंशन करवानी होती है। इसके अलावा वेरिसियल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा साइटिस हो सकती है, वहाँ पे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, कोएगुलोपैथी हो सकती है, हमारे पास जॉन्डिस वगैरह होता है। मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट सेम कर लें। कोलिसिस्टाइटिस बेसिकली अब गाल ब्लैडर की डिसऑर्डर्स आती हैं। इसमें सिंपल से क्या होता है, हमारे पास गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है, गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन। अब वो एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अब इटियोलॉजिकल कॉजेज़ की बेस पे देखा जाए ना तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, और दूसरी होती है ए कैलकुलस। अच्छा, कैलकुलस में सिंपल से क्या होता है, हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है गाल ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है। ए कैलकुलस में हमारे पास ज़्यादातर क्या कहते हैं, गाल स्टोन की वजह से नहीं होती। इसमें डिफरेंट कॉजेज़ आ जाती है, जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर आ जाते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रोमा हो सकती है, इसके अलावा सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। कैलकुलस में सिंपल से क्या होता है, हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। लेकिन ए कैलकुलस में हमारे पास दूसरी कॉजेज़ आती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास पेन हो गई, नोजिया, वोमिटिंग, मर्फी साइन करवाते हैं हम, रीबाउंड टेंडनेस हो जाती है। इसके अलावा जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, चिल्स, ये सारा कुछ। इस फैक्टर में गाल स्टोन हो गए, फीमेल जेंडर हो गया, एज, ओबेसिटी, वेट लॉस हो गया, प्रेगनेंसी है, हाई फैट डाइट, गाल स्टोन, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरलिपिडीमिया, ओरल कंसेप्टिव यूजेस। असेसमेंट हमने एक्सरे करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, लेप्रोस्कोपी करवानी होती है। इसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी सिंपल से क्या, गाल स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गाल ब्लैडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो म्यूकोसा होगा वो डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे, और वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन सिंपल से गैंग्रीन हो सकता है, इसके अलावा परफोरेशन हो सकती है, अब्सेस हो सकती है वहाँ पे, इसके अलावा बाइल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्सिस वगैरह हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट सेम ही कर लें। अब कोलिलिथियोसिस है, उसमें सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है, इसी को हम कहते हैं कोलिलिथियोसिस। इसकी टाइप्स आती है, कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन, इसमें यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, स्टोन फॉर्मेशन होती है। अगर पिगमेंट में ही सिंपल से होता है, बिलिरुबिन का लेवल जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है, हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन होती है। अब कॉजेज इसमें सिंपल से क्या हो गई, बाइल कंपोनेंट की इम्बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा गाल ब्लैडर की मोटालिटी जो होती है उसमें डिस्टर्बेंस आ गई, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ओबेसिटी, वेट लॉस, प्रेगनेंसी। इस फैक्टर में एज, जेंडर, ओबेसिटी, हमारे पास वेट लॉस, डाइट, फैमिली हिस्ट्री आ सकती है। अब आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी वो सेम यही है कि बाइल जो होते हैं उसमें इम्बैलेंस आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, क्रिस्टल ग्रोथ करेंगे, जाहिर सी बात है टाइम के साथ वो ज़्यादा होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो फ्लो होगा वो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो इस तरह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है।
मैनिफेस्टेशन भी सेम वही है, असेसमेंट भी वही है, कॉम्प्लिकेशंस भी वही है, मेडिकल मैनेजमेंट भी सेम वही है, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट भी सेम वही है। और गाल ब्लैडर के कैंसर की तरफ चलती हूँ तो सिंपल सा क्या होता है, गाल ब्लैडर के जो सेल्स होते हैं ना उनमें अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं। अब इसमें टाइप्स आती है एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब एडिनो कार्सिनोमा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है ग्लैंडुलर सेल से, स्क्वेमस सेल से इन्फ्लेमेशन वो ट्यूमर ग्रोथ होती है। एडिनो स्क्वेमस दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसकी कॉजेज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। रिस्क फैक्टर में गाल स्टोन हो सकता है, इसके अलावा गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एज, जेंडर, ओबेसिटी वगैरह हो सकती हैं।